नमस्कार साथियों। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों मौर्य वंश के अंतर्गत दोस्तों जो शासक हुए उनके बारे में पढ़ा था। अब साथियों मौर्य वंश के अंतर्गत जो प्रशासन चला था, यानी कि जो राज्य थे उन्हें क्या कहा जाता था और वह कितने भागों में बटा हुआ था। और साथियों प्रशासन में जो मंत्री होते थे उनके क्या क्या नाम थे, जैसे कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, और चारावाह मंत्री हो गया, अमात्य हो गए, ठीक है। अलग अलग तरह के मंत्री थे, कई मंत्रियों के नाम मिलते हैं दोस्तों, उनमें मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्या क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य शासन के अंतर्गत मौर्य प्रशासन, ठीक है। मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था, ठीक है। साथियों अभी जो भारत में हम लोग रह रहे हैं ये दोस्तों गणतंत्रात्मक देश है, ठीक है, गणतंत्रात्मक देश है। मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था, ठीक है। यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, ठीक है। आज साथियों हम लोगों का मतलब कि भारत का विखंडन हो चुका है, परंतु मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा राजवंश था जिसने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। अर्थशास्त्र में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में ग्रहण करे, ठीक है। ये दोस्तों कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। ये दोस्तों अर्थशास्त्र है जो ये दोस्तों अर्थशास्त्र के ऊपर नहीं है, ये दोस्तों अर्थशास्त्र इस किताब का नाम है जो कि एक राजनीति के ऊपर एक ग्रंथ है, ठीक है। ये कौटिल्य का है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजा को यह परामर्श दिया गया है कि वह संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में ग्रहण करे और देश का प्रशासन सुचारू रूप से चलाए, ठीक है। अर्थशास्त्र में यह वर्णन है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह भी दोस्तों अर्थशास्त्र के द्वारा लिखा हुआ पाया गया है। अर्थशास्त्र में पाया गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है, राजा की, ठीक है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन मतलब कि वह हितकर है जो प्रजा को अच्छा लगे, ठीक है। ये दोस्तों अर्थशास्त्र में एक पंक्ति है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। जो राजा को अच्छा लगे वह नहीं करना चाहिए, बल्कि वह करना चाहिए जो प्रजा को अच्छा लगे, ठीक है। मौर्य प्रशासन ने लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को साकार किया और प्राचीन भारत में दोस्तों सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल की ही देखी जाती है। साथियों जो नौकरशाही है मतलब कि इसमें जो शासन करने वाले जो राजा थे उनके जो अंडर जो वर्कर काम करते थे साथियों, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, कोई भी ले लें आप लोग, तो ये प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल की ही मानी जाती है, ठीक है, मौर्य वंश की ही मानी जाती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके जो सेनापति थे दोस्तों, ठीक है, अशोक है, बिंदुसार है, इन लोगों की दोस्तों जो नौकरशाही थी, इनके अंडर जो वर्कर थे काम कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे व स्वर्ण प्रवृत्ति से काम कर रहे थे, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण सर्वाधिक था, ठीक है। जो राजकीय नियंत्रण है वह सर्वाधिक था, यानी कि जैसे कृषि है दोस्तों, कृषि से कर वसूला जाता है, तो दोस्तों यह सबसे ज़्यादा नियंत्रण जो था वह मौर्य काल के जो शासक थे उन्हीं के ऊपर नियंत्रण था, ठीक है। जैसे कि राजकीय भूमि है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण था वह राजा का ही होता था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्योंकि आर्थिक संबंधित जो साथियों कर थे या फिर प्रशासन को चलाने के लिए जो पैसा आता था वह कृषि से आता था, ठीक है, पशुपालन और खेतीबाड़ी से आता था, ठीक है। तो सर्वाधिक जो नियंत्रण था वह राजा का ही होता था, इसलिए अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक जो नियंत्रण था वह राजकीय नियंत्रण था। कौटिल्य का राज्य का साप्तांग सिद्धांत। साथियों जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र में राजा के 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है राज्य के लिए, ठीक है। जैसे राजा है दोस्तों, राजा को अच्छी तरह से कार्य करना चाहिए। अमात्य हैं जो उसके अंडर कार्य करते हैं देखभाल के लिए, ठीक है। राष्ट्र है, जनपद है, ठीक है, दुर्ग है, कोष है जैसे धन, बल या फिर सेना कहें, ठीक है, और मित्र। ये दोस्तों साप्तांग सिद्धांत हैं जो कि कौटिल्य के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मौर्य वंश के अंतर्गत
राज्य के लिए साप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा दिया गया है अर्थशास्त्र में, जो कि पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा राष्ट्र जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवां कोश, छठवां बल दंड या सेना, सातवां मित्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताते हुए कहा है, ठीक है। जो मंत्री परिषद थी दोस्तों, तो कौटिल्य ने कहा है कि यह एक वैधानिक आवश्यकता है, क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों मंत्री परिषद का होना, राज्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए मंत्री परिषद का होना जरूरी बताया है, ठीक है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के ग्रंथ में, ठीक है, मंत्री परिषद को वैधानिक आवश्यकता बताया है। राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। दोस्तों कौटिल्य ने कहा है कि मंत्री परिषद राज्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसे सबकी ज़रूरत होती है। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक मिलते थे। जो मंत्री परिषद के दोस्तों सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, उन्हें दोस्तों 12,000 पण वार्षिक रूप से मिलते थे। जबकि मंत्रण, ये दोस्तों सबसे बड़ी संस्था थी मौर्य वंश के अंतर्गत, जबकि मंत्रण के सदस्यों को 48,000 पण वार्षिक मिलता था। सबसे ज़्यादा वेतन मतलब कि मंत्रण के सदस्यों को मिलता था 48,000 पण। सेवकों एवं अंगरक्षकों को केवल 60 पण वेतन मिलता था। ये दोस्तों 48,000 पण मौर्य वंश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है, और जो 60 पण है यह सबसे निम्नतम मतलब कि सबसे कम वेतन है, ठीक है, जो कि सेवकों एवं अंगरक्षकों को मिलता था, ठीक है, 60 पण, यही न्यूनतम वेतन है। मंत्रण बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों की अत्यधिक छोटी परिषद होती थी। जो मंत्रण थे दोस्तों, मंत्रण जो थे ये बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों की संस्था थी, जो कि बहुत कम होते थे, ठीक है, जैसे कि 2, 4 या 3 ही व्यक्ति होते थे मंत्रण के सदस्य, जिनमें दोस्तों युवराज हैं, प्रधानमंत्री हैं, सेनापति हैं, ठीक है। ये दोस्तों मंत्रण जो थी संस्था उसके अंतर्गत थे, ठीक है। इन्हें दोस्तों 48,000 वार्षिक पण मिलता था। यह दोस्तों मौर्य वंश के अंतर्गत 48,000 पण जो है यह सर्वाधिक वेतन है, ये मंत्रण के सदस्यों को मिलता था। जो कि मंत्रण के सदस्य कौन कौन से हैं? युवराज, प्रधानमंत्री और सेनापति, ठीक है। जो दोस्तों अशोक के अभिलेख हैं, इनमें जो मंत्री परिषद के लिए दोस्तों शब्द हुआ है वह परिषा शब्द यूज़ किया गया है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में मंत्री परिषद को परिषा कहा गया है। अर्थशास्त्र पहली पुस्तक है जिसमें कर्मचारियों के नकद वेतन का सुझाव दिया गया है। देखिए साथियों, अर्थशास्त्र में पहली बार उल्लेख हुआ है कि जो कर्मचारियों के लिए नकद वेतन देने का सुझाव दिया गया है, ठीक है। अब साथियों इसके अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत फिर दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। ये केंद्रीय प्रशासन है जो कि राजा के द्वारा स्वतः चलाया जाता था। इसके बाद दोस्तों जो प्रांतीय प्रशासन है वो जो राजकुमारों के द्वारा चलाया जाता था। जैसे कि 5 प्रांतों में दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य है वह बटा हुआ था, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन, राज्य को प्रशासन में मदद देने के लिए 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था, ठीक है। दोस्तों जो 18 पदाधिकारी होते थे वो दोस्तों राज्य के प्रशासन में सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना कार्य करते थे, ठीक है। और दोस्तों अर्थशास्त्र में कुल 26 जो अध्यक्ष हुए हैं वह भी दोस्तों राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते थे, ठीक है। अर्थशास्त्र में ये दोस्तों अर्थशास्त्र में ही लिखा हुआ मिला है कि राज्य के प्रशासन में मदद देने के लिए कुल 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था, ठीक है। और कुल 26 जो अध्यक्ष थे वह भी अपना कार्य करते थे, ठीक है, जिसे तीर्थ कहा जाता था। ये जो दोस्तों 18 पदाधिकारी थे, पदाधिकारी जो अर्थशास्त्र में उल्लिखित मिले हुए हैं, इन्हें तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। ये महामात्य भी कहे जाते थे। यानी कि जो तीर्थ हैं, ये 18 जो पदाधिकारी थे इन्हें तीर्थ कहा जाता था और इन्हें दोस्तों महामात्य भी कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ जो था वह मंत्री एवं पुरोहित थे, ठीक है दोस्तों। पुरोहित दोस्तों राजा के जो धार्मिक कार्यों को कराने वाला होता है, ठीक है, पुरोहित कहलाता है। और मंत्री दोस्तों जो मुख्य जैसे प्रधानमंत्री ले लें, ठीक है दोस्तों। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तीर्थ थे वह मंत्री और पुरोहित थे, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए दोस्तों इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था।
जिसे दोस्तों मूल रूप से उपदा परीक्षण कहते थे। ठीक है, उपदा परीक्षण होता था दोस्तों, जो कि जिन व्यक्तियों को मंत्री परिषद में शामिल करना होता था उनको जांचा जाता था, परखा जाता था। ये दोस्तों उपदा परीक्षण कहलाता था। ठीक है, युक्त तथा उपयुक्त, ये दोस्तों तीर्थ थे। युक्त तथा उपयुक्त केंद्रीय तीर्थ एवं अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे। युक्त तथा उपयुक्त ये भी दोस्तों मंत्रीगण थे जो केंद्रीय तीर्थ एवं अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे। देखिए साथियों, जो केंद्रीय तीर्थ हैं इनकी संख्या 18 बताई गई है। ये 18 जो पदाधिकारी हैं ये केंद्रीय तीर्थ के अंतर्गत आते हैं, और जो अध्यक्ष हैं वे कुल 26 बताए गए हैं। ठीक है साथियों, इन्हीं के अंतर्गत दोस्तों युक्त तथा उपयुक्त शासन करते थे। इनके द्वारा केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। जैसे कि दोस्तों ये केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद दोस्तों हम लोग स्थानीय शासन को पढ़ेंगे, प्रांतीय शासन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इनके जो बीच का कार्य करते थे यही दोस्तों युक्त तथा उपयुक्त, यही दोस्तों बीच का कार्य करते थे। यानी कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ये दोनों का कार्य मुख्य रूप से देखा जाता था। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच संपर्क बना रहता था, इन्हीं दोनों के साथ में, इन्हीं दोनों के साथ दोस्तों युक्त तथा उपयुक्त के साथ में केंद्रीय व स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। ठीक है, मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे। जो मंत्री परिषद थी उनके नीचे दोस्तों द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अभी बताया मैंने कि ये मंत्री परिषद जो थी यह केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कार्य करती थी, और इसके नीचे दोस्तों द्वितीय श्रेणी के मंत्री जो थे वह अध्यक्ष कहलाते थे। ठीक है, जिनकी संख्या अर्थशास्त्र में 26 बताई गई है। यूनानी स्रोतों में इन्हें मजिस्ट्रेट कहा गया है। जो अध्यक्ष हैं दोस्तों 26, यूनानियों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है। अभी दोस्तों केंद्रीय प्रशासन जैसे हम लोगों ने मुख्य रूप से देखा थोड़ा बहुत, अब इनके अंतर्गत जो दोस्तों 26 अध्यक्ष और 18 जो तीर्थ थे उन्हें हम लोग देखेंगे। ठीक है साथियों, 18 तीर्थ और जो 26 अध्यक्ष हैं जिन्हें यूनानी स्रोतों में मजिस्ट्रेट कहा गया है उन्हें हम लोग देखेंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।